सभी छात्रों को नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड का एक टॉपिक हम अध्ययन कर रहे हैं अभी वर्तमान में। टॉपिक का नाम है एंजाइम। इससे संबंधित 3 या 4 वीडियो मैंने पहले शेयर किए थे। जब पहला वीडियो मैंने शेयर किया था उसमें बताया था कि एंजाइम हैं वो अभिक्रिया के अंत में अप्रभावित रहते हैं और अभिक्रिया के अंदर जो सक्रिय ऊर्जा होती है, या अपन ये कह सकते हैं कि एंजाइम है वो सक्रिय ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की गति को तेज करते हैं। तो आज हम ये अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से एंजाइम सक्रिय ऊर्जा को कम करते हैं। सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, जिसको हम इंग्लिश में एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी को परिभाषित हम कैसे करेंगे। अधिकतर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो स्वतः प्रारंभ नहीं होती, क्योंकि अभिकारकों और क्रियाधरों के अणुओं में ऊर्जा के अवरोध पाए जाते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ऑटोमेटिक या स्वतः वो स्टार्ट नहीं होगी। किस कारण से? जो भी रिएक्टेंट या जो अभिकारक उसमें भाग लेते हैं उसमें कुछ अवरोध, या जिसको इंग्लिश में हम लोग एनर्जी बैरियर कहते हैं, और ये क्रियाशील नहीं हो पाते। क्रियाधर अणुओं के इस ऊर्जा अवरोध को कम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब तक इस एनर्जी बैरियर को हम लोग नहीं हटाएंगे तो बैरियर को हटाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और न्यूनतम ऊर्जा का वह मान जो क्रियाधर अणुओं को अभिक्रिया में भाग लेने के लिए सक्रिय करता है, एक्टिव करता है, उसे ही हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी अभिक्रिया में एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी, सक्रिय ऊर्जा नहीं होगी, तो बैरियर या बाधक दूर नहीं होंगे। बाधक दूर नहीं होंगे तो सबस्ट्रेट या जो रिएक्टेंट है वो अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे और प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होगा। तो ये एक सिंपल सी परिभाषा हमने बताई कि एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं। अब आप इस डायग्राम को हम बाद में देखेंगे। इसके आगे देखें। आप देखें, सामान्य अभिक्रियाओं में उच्च तापमान पर अभिक्रिया की गति तेज हो जाती है। जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा रिएक्शन है वो तेज हो जाएगी, अर्थात इसमें अधिक अणुओं का सक्रियण होगा। जैसे आपको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन अधिक होगा, एक्टिवेशन अधिक होने से अभिक्रिया की गति है वो तेज होगा, यानी बैरियर है वो दूर हो जाएंगे। एंजाइम की उपस्थिति में ऐसी अभिक्रियाएं सामान्य तापमान पर होती है। अगर एंजाइम उपस्थित नहीं हो तो एक्टिवेशन एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकताएं होती है, यानी तापमान अधिक देने की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर एंजाइम उपस्थित हो तो सामान्य तापमान पर भी अभिक्रिया हो सकती है, क्योंकि एंजाइम अभिकारक अणुओं की सक्रिय ऊर्जा को कम कर देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। एंजाइम के कारण ही ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका निर्माण होता है। यदि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए आवश्यक सक्रिय ऊर्जा कम होगी तो अधिक संख्या में अणु अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। अब सबसे मेन चीज़ ये कि अब जब अगर तापमान बढ़ाने से ही अभिक्रिया की गति तेज हो सकती है तो फिर एंजाइम की आवश्यकता क्यों होती है? एंजाइम की आवश्यकता इसलिए होती है कि सामान्य तापमान पर एक्टिवेशन एनर्जी को वो कम कर लेंगे, और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो किसी भी प्रोडक्ट के निर्माण में जितने सबस्ट्रेट की आवश्यकता होती है, यानी ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया के अंदर ज़्यादा रिएक्टेंट या ज़्यादा अभिकारक भाग लेंगे, और ज़्यादा अभिकारक भाग लेंगे अभिक्रिया की दर भी अधिक होगी और उतना ही अधिक उत्पाद का निर्माण होगा जो कि प्लांट की आवश्यकता को पूरी कर सकता है। अब आप देखें वापस उस डायग्राम को जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी और एंजाइम के बीच के संपर्क को दिखाया गया है। ये आ जाए। अब आप देखें, एक डायग्राम नंबर 1 को देखें और एक डायग्राम नंबर 2 को देखें। ये एक सामान्य तापमान पर अभिक्रिया हो रही है। ये सारे के सारे सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेटम या जिसको हम रिएक्टेंट कह सकते हैं। ये रिएक्टेंट एक सामान्य अभिक्रिया के बाद आप देखें कि ये किस में परिवर्तित हो गए, ये प्रोडक्ट में परिवर्तित हो गए। ये अभिक्रिया कब हो रही है कि इस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए यहाँ से यहाँ तक अगर हम मेजरमेंट को, ये इनिशियल स्टेज है, इस स्टेज को फाइनल स्टेज माने तो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये जो माप है यहाँ से यहाँ तक जो मेजरमेंट है इसमें ज़्यादा आवश्यकता होती है। कब? जब एंजाइम उपस्थित नहीं हो। तो जब एंजाइम उपस्थित होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी जब ज़्यादा आवश्यकता होगी तो उस समय सबस्ट्रेट भी जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, वो कम भाग लेंगे और प्रोडक्ट है उसका निर्माण भी कम होगा। लेकिन ये इनिशियल लेवल देखो, इस डायग्राम में आपको इनिशियल लेवल दिखाई दे रहा है। लेकिन जब एंजाइम उपस्थित हो, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम की उपस्थिति में देखें यहाँ पे इस जगह आपको अभिकारक दिखा रखें, और अभिकारक दिखाने के बाद ये अभिक्रिया इस प्रकार से होती हुई यहाँ पे पूर्ण होगी और प्रोडक्ट का निर्माण हो गया। आप ये देखें कि जो एक्टिवेशन एनर्जी इस डायग्राम में दिखाई दे रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एंजाइम की अनुपस्थिति में, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंजाइम की अनुपस्थिति में थी पहले वाला डायग्राम, और दूसरे वाले में एंजाइम की उपस्थिति में। तो एक्टिवेशन एनर्जी की इनिशियल स्टेज तो देखो, इनिशियल स्टेज का लेवल है दोनों में बराबर है, लेकिन फाइनल में पहले वाले में एक्टिवेशन एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता हुई लेकिन दूसरे वाले में कम हुई। दूसरे वाले में अगर ग्राफ से शो करें तो इतनी आवश्यकता हुई। तो क्या होगा कि एंजाइम जब उपस्थित होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी
की आवश्यकता कम होती है। एक्टिवेशन एनर्जी इसलिए ज़रूरी है कि प्रोडक्ट का निर्माण अधिक से अधिक होगा। तो इस डायग्राम से, इस ग्राफ के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि एंजाइम किस प्रकार से सक्रियण ऊर्जा को कम करने का कार्य करते हैं। अब आप एग्जाम्पल देखें, एक एग्जाम्पल और दे रखा है कि सक्रियण ऊर्जा का क्या महत्व है। सुक्रोज के जल अपघटन के लिए 32,000 कैलोरी पर मोल सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, परंतु इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज का जल अपघटन कर लेता है कि उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान कितना रह जाता है, सिर्फ 9,400 कैलोरी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वर्टेज एंजाइम ने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, सक्रियण ऊर्जा की मात्रा को कम कर लिया। अब अगर मान लो एक अपन 32,000 कैलोरी खर्च कर रहे हैं और एक 9,400 कर रहे हैं, इसका मतलब लगभग कितना गुना हो गई, 4 गुना ये जो मात्रा है वो उन्होंने घटा दी। इसी प्रकार हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 के विघटन के लिए 18,000 कैलोरी मोल की आवश्यकता होती है और कैटेलेज एंजाइम जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का विघटन करता है और विघटन करके उसे जल और ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है, उसकी उपस्थिति में इसमें सिर्फ 6,400 कैलोरी पर मोल सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो एंजाइम क्या करेंगे, सक्रियण ऊर्जा की मात्रा को कम करके अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करेंगे और प्रोडक्ट का अधिक से अधिक निर्माण करेंगे। तो ये जो हमने जो अभी अध्ययन किया, इसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम एक्शन कह सकते हो या सक्रियण ऊर्जा कह सकते हो। नेक्स्ट हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं इसी से संबंधित है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, या जिसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम की क्रियाविधि, कि एंजाइम किस प्रकार से कार्य करते हैं। एंजाइम अपनी सतह पर अभिकारक अणुओं को अधिशोषित करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, जिसे हम कॉन्टैक्ट कैटालाइसिस भी कहेंगे। और इस क्रियाविधि को समझने के लिए 2 सिद्धांत दिए गए हैं। 2 सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला है ताला और चाबी सिद्धांत, जिसे लॉक एंड की थ्योरी कहते हैं। और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो एमिल फिशर नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1894 में इसे प्रस्तुत किया। और एक वैज्ञानिक और थे, वुड्स एंड फील्ड्स, ने इस थ्योरी का विस्तृत अध्ययन किया। अब ये ताला कुंजी सिद्धांत क्या है या ताला चाबी सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, फिर डायग्राम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्रियाधर और एंजाइम के आकार में एक पूरक संबंध होता है और प्रत्येक एंजाइम में एक या एक से अधिक विशिष्ट बिंदु होते हैं जिसे एक्टिव साइट कहते हैं। इससे पहले हमने एंजाइम का जब स्ट्रक्चर का अध्ययन किया था तो उसमें एक्टिव साइट को डायग्राम से हमने समझने का प्रयास किया था। इन एक्टिव साइट पर विशेष प्रकार के सबस्ट्रेट ही बंधन बनाते हैं, जिससे एंजाइम क्रियाधर कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको हम लोग ES कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्रियाधर अणुओं में रासायनिक परिवर्तन द्वारा उत्पाद निर्मित होता है तथा अंत में एंजाइम और उत्पाद मुक्त हो जाते हैं। इस सिद्धांत में एंजाइम को चाबी और क्रियाधर को ताले के समकक्ष माना है या सिमिलर माना है। डायग्राम से हम समझते हैं कि ताला चाबी सिद्धांत किस प्रकार से है। यहाँ देखें आप, ये देखें, ये एक एंजाइम है और एंजाइम के अंदर ये जो साइट है इसको हम बोलेंगे एक्टिव साइट, जैसा कि पहले भी हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। ठीक, ये आपके पास रिएक्टेंट है जो इसे अभिक्रिया करेगा। अब इसमें आप देखें कि पर्टिकुलर जब कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा, इसको ES कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, एंजाइम क्रियाधर सम्मिश्र भी कहते हैं। तो आप देखें कि पर्टिकुलर जो एक्टिव साइट का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये रिएक्टेंट बिल्कुल पूरी तरह से फिट आ गया इस प्रकार से। तो ये जो संरचना है ये तभी हो पाएगा, इसका मतलब ये होगा कि हर एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसमें पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही यहाँ पे सेट हो सकता है। अब ये देखें कि एंड के अंदर आपका ये जो एंजाइम है ये पूरा का पूरा हो गया और प्रोडक्ट के रूप में ये 2 प्रोडक्ट आपके पास निर्मित हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो अभिक्रिया के अंत में अप्रभावित है इस प्रकार से और इस प्रकार से, और जो रिएक्टेंट है उसमें दोनों प्रोडक्ट है वो आपके पास निर्मित हो गए। इस डायग्राम को ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको ताला चाबी थ्योरी या सिद्धांत या की लॉक थ्योरी क्यों कहते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इस सिद्धांत के अंदर जो की है उसको किसको माना है, सबस्ट्रेट को, और लॉक किसको माना है, एंजाइम को। तो आप ये देखें कि इस लॉक के अंदर ये जो साइट है एक पर्टिकुलर ES की एक्टिव साइट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो ताला होता है एक पर्टिकुलर चाबी से ही खुलेगा, उसी प्रकार एंजाइम के अंदर एक पर्टिकुलर जो सबस्ट्रेट है वो उसकी एक्टिव साइट पे सेट होगा। अब ये दोनों जब सिमिलर होंगे, यानी पर्टिकुलर एंजाइम है वो एक सबस्ट्रेट के लिए कार्य करेगा, तो की लॉक कॉम्प्लेक्स, जिसको हम ES कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उसका निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है और इस डायग्राम में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो गया। अब ये जो ताला चाबी जो सिद्धांत है इसके पक्ष में भी काफ़ी प्रमाण मिले हैं।
कुछ विपक्ष में भी प्रमाण मिले। सबसे मेन ये है कि आप ये देखें कि इस सिद्धांत में ये बताया कि एंजाइम की अल्प मात्रा क्रियाधर की बड़ी सांद्रता को उत्प्रेरित कर सकती है। इसमें यह भी बता सकते हैं कि एंजाइम की अगर हम मात्रा बढ़ाएं तो अभिक्रिया को तेज भी किया जा सकता है। और ये भी स्पष्ट करती है कि अंत में जो एंजाइम है वो अपरिवर्तित रहता है और दूसरे क्रियाधर के लिए संयुक्त रूप के लिए स्वतंत्र होता है। अगर कोई इनिबिटर उपस्थित है तो अभिक्रिया की दर कम हो सकती है, क्योंकि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, जैसा कि पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, एक्टिव साइट का मतलब है कि इस प्रकार की कोई और की जो इससे सिमिलर हो तो इस एक्टिव साइट पे वो जुड़ जाएगी और अंत में प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होगा। उसको हमने कॉम्पिटेटिव इनिबिटर के अंदर पढ़ा था। अब एक दो ऑब्जेक्शन इस थ्योरी के ऊपर ये लगे हुए हैं कि चूंकि एंजाइम प्रोटीन के यौगिक है अतः अभिक्रिया के समय अपनी वास्तविक आकृति में नहीं रह पाते। हो सकता है इनमें संरचनात्मक परिवर्तन हो तो फिर जो एक्टिव साइट है उसकी आकृति भी बदल जाएगी, तो उस शर्त पे ये सिद्धांत काम नहीं करता है। नेक्स्ट जो थ्योरी है उसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, और जिसको हम लोग इंड्यूस्ड फिट थ्योरी या अनुरूप प्रेरण सिद्धांत भी कहते हैं। कॉशलैंड नामक वैज्ञानिक ने 1959 में इसे प्रस्तुत किया था और इस मत के अनुसार एंजाइम प्रोटीन के क्रियास्थलों में अभिक्रिया के दौरान ज्यामितीय या कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस होता है। इसके वैज्ञानिक के अनुसार एंजाइम के सक्रिय स्थान पर दो समूह होते हैं। ये सबसे मेन चीज़ें जो मैं आपको आगे समझाने का प्रयास करूँगा। एक जो समूह है उसको हम लोग बटरेसिंग ग्रुप या अवलंबन समूह कहते हैं, और दूसरा जिसे हम कैटेलिटिक ग्रुप या उत्प्रेरक समूह कहते हैं। अवलंबन समूह क्रियाधर को आधार प्रदान करता है, जबकि जो उत्प्रेरक समूह होता है वो अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए कार्य करता है, और ये दोनों समूह एक दूसरे के आसपास होते हैं। इस थ्योरी के माध्यम से ही आगे डायग्राम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। फिर देखें, क्रियाधर एंजाइम के बटरेसिंग साइट पर स्थित हो जाता है तथा एंजाइम क्रियाधर समिश्र, जिसे हम ES कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उसका निर्माण हो जाएगा। एंजाइम के विन्यास में इस प्रकार परिवर्तन होता है कि कैटेलिटिक ग्रुप स्थल क्रियाधर के जिस बंध को तोड़ता होता है उसके सामने या निकट आ जाता है तथा बंध तोड़ देता है, जिससे क्रियाधर उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है और एंजाइम उत्पाद सम्मिश्र में रिवर्सिबल चेंजेस होता है, जिससे उत्पाद मुक्त हो जाता है। इस पूरी थ्योरी को एक डायग्राम से हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ आ जाए आप देखें, इसमें वैज्ञानिक ने ये बताया था कि किसी भी एंजाइम के अंदर दो सक्रिय समूह है, तो आपने ये लिख किया एक्टिव साइट। एक्टिव साइट में कौन सा है? कैटेलिटिक साइट। कैटेलिटिक साइट क्या करेगी? ब्रेकिंग द ओल्ड बॉन्ड एंड मेक न्यू बॉन्ड। पुराने बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगा और नए जो बॉन्ड है उसका निर्माण करेगा। दूसरी जो एक्टिव साइट है उसको बोलते हैं बटरेसिंग साइट। ये होती है अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट। जब सबस्ट्रेट जो है उसको अटैचमेंट का कार्य करने का काम करेगी। और इसको डायग्राम से समझते हैं। यहाँ देखें, ये एक एंजाइम का डायग्राम बनाया। इस एंजाइम में ये जो साइट है इधर वाली, इसको हम लोग बोलते हैं कैटेलिटिक साइट, और ये है बटरेसिंग साइट। अब ये क्या करेगी? आपके पास दो सबस्ट्रेट है, ये एक S1 और एक S2। दूसरे डायग्राम में देखें, ये S1 और S2 इस सब बटरेसिंग साइट के ऊपर जुड़ गए। बटरेसिंग साइट कौन सी है? ये वाली बटरेसिंग साइट। तो इस बटरेसिंग साइट पे ये दोनों जुड़ गए, जबकि जो कैटेलिटिक साइट है इसमें बिल्कुल ये फ्री है। तो बटरेसिंग साइट का रोल क्या था? अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट टू सबस्ट्रेट टेक प्लेस, मतलब ये सिर्फ सबस्ट्रेट को एंजाइम पे जोड़ने का कार्य करेगी, ये वाली एक्टिव साइट। अब आप देखें कि जैसे ही ये दोनों सबस्ट्रेट इस बटरेसिंग साइट यानी अवलंबन समूह पर जुड़े, उस समय क्या हुआ? आप तीसरे डायग्राम में देखें, इस समय ज्यामितीय परिवर्तन जिसको हम लोग बोलते हैं या कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस, ये कहाँ हुआ? कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस किस में हुआ? कैटेलिटिक साइट में। तो ये आप देखें, कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस के बाद ये एंजाइम का स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से हो गया? इस प्रकार से। और ये चेंजेस इस प्रकार से होगा कि इस चेंज के दौरान ये जो कैटेलिटिक साइट है बिल्कुल जो सबस्ट्रेट जो है उसके नज़दीक आ गई। तो ये देखें S1 S2 और ये साइट इसके बिल्कुल नज़दीक आ गई। अब क्या देखेंगे कि जैसे ये नज़दीक आएगा उसी समय दोनों सबस्ट्रेट है इनके बीच में एक नए बॉन्ड, इसको दिखाएं आप, यहाँ दिखाएं, यहाँ देखें, ये देखें, एक नए बॉन्ड का निर्माण हो गया। और नए बॉन्ड के निर्माण होने के बाद आप ये देखें कि अंत में जैसे ही नया बॉन्ड का निर्माण हुआ तो नए बॉन्ड के निर्माण से साथ में आपका प्रोडक्ट है वो फ्री हो गया, और उसी समय एंजाइम पुनः अपनी शुरुआती स्टेज जो इस प्रकार की थी, इस स्थिति में ये वापस एंजाइम आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों जो एक्टिव साइट है
एक साइट बटरेसिंग साइट सबस्ट्रेट को जोड़ने का कार्य कर रही है, और जैसे ही जुड़ेगा कैटालिटिक साइट में कॉन्फ़िगरेशनल चेंज होगा, वो सबस्ट्रेट के नज़दीक आएगा, नज़दीक आने के बाद एक बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा, और बॉन्ड का निर्माण होने के बाद, क्योंकि जो कैटालिटिक साइट है उसका काम ही है नए बॉन्ड का निर्माण होना, जैसे ही बॉन्ड का निर्माण होगा, प्रोडक्ट हुआ, तो एंजाइम पुनः अपनी मूलभूत अवस्था में आ जाएगा। तो आज हमने जो एंजाइम के जो क्रियाविधि है उसमें दोनों जो थ्योरीज है, लॉक एंड की थ्योरी एंड इंड्यूस्ड फीड थ्योरी के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।